या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पाद पद मध्यम छंद आर्धे बुधे। इस श्लोक का मीनिंग है, सबसे पहला श्लोक है, इस श्लोक से ही ये अध्याय शुरू हुआ है। जिस प्रकार कोई प्राणी सावयव होने पर भी यदि नेत्रहीन है तो वह जीवन की सार्थकता को नहीं जान सकता। नेत्र के बिना क्या जीवन सार्थक लगता है? नहीं लगता ना। उसी प्रकार शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण, ये क्या है जो मैंने अभी बोले? शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण क्या है ये वेदांग है, वेदांग है मैडम। शरीर के अंग वेदांग है। के अंग। और ज्योतिष भी एक वेदांग है। तो हम अगर ज्योतिष नहीं पढ़ा और बाकी ये जो हमने बाकी के वेदांग 5 पढ़ लिए तो भी क्या होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा? नेत्रहीन प्राणी की तरह होगा वैदिक जगत में। वैदिक जगत में उसका जो एक एग्जिस्टेंस है वो एक नेत्रहीन व्यक्ति की तरह होगा। अगर उसने बाकी वेदांग तो पढ़े हैं, वेदों की उसको जानकारी है, शिक्षा है, शिक्षित भी है, निरुक्त भी जानता है, कल्प भी जानता है, छंद भी जानता है, व्याकरण में भी परफेक्ट है, लेकिन अगर ज्योतिष नहीं पढ़ा तो वो व्यक्ति नेत्रहीन के समान ही है वैदिक कार्यों में। तो ये क्या है ज्योतिष की इम्पोर्टेंस। अब ज्योतिष शास्त्र है क्या? इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष शास्त्र को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्टर का मतलब क्या है? नक्षत्र है, ठीक है। और लॉजी का मतलब है कोई भी शाखा, शिक्षा की कोई भी शाखा, विद्या। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर हम पूरी तरह ट्रांसलेट करें तो उसको ट्रांसलेट हम ज्योतिष में नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ज्योतिष शास्त्र को हम नाम दें एस्ट्रोलॉजी तो वो सही नाम नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ नक्षत्रों की शिक्षा है और ज्योतिष में नक्षत्र एक विद्या का हिस्सा है, पूरी विद्या नहीं है। तो इसमें क्या क्या पढ़ रहे हैं हम ज्योतिष में? नक्षत्र भी पढ़ रहे हैं, ग्रह भी पढ़ रहे हैं, खगोल भी पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ेंगे, सभी कुछ है। मुंडेन पढ़ेंगे जो कि हमको पूरा एनवायरनमेंट के बारे में सारी जानकारी देता है, आयु के बारे में भी देता है, पुनर्जन्म के बारे में भी देता है, अगले जन्म के बारे में भी देता, कर्म के बारे में भी देता, सभी कुछ है। तो हम सिर्फ इसको एक नक्षत्र की विद्या नहीं कह सकते। तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हम कह देते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र से भी ज्यादा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ज्योतिष विज्ञान पढ़ रहे हैं सिर्फ। और शास्त्र कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विज्ञान से कम कुछ नहीं है। ज्योतिष विज्ञान पूरा हमारे शास्त्रों से ही आया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ज्योतिष विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। जैसे कि ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि सूर्य आदि ज्योतिषाम ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, मतलब वह शास्त्र, वह ज्ञान जो उनके ग्रहों की स्थिति एवं उनके भ्रमण और काल और उनका हम पर होने वाले प्रभाव को बताता है। क्या बताता है ज्योतिष शास्त्र? अगर हम कॉमनली बोलें तो क्या बताता है? वो जो चक्र में ग्रह हैं किस गति से चलायमान हैं, उनकी गति, उनकी स्थिति चक्र में क्या है और किस तरह से वो भ्रमण करते हैं, उनका काल क्या है, और उस सब चीजों का जीव मात्र पर प्रभाव हम ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र है। सूर्य का, चंद्रमा का, बृहस्पति का, सभी ग्रहों का, इनकी गति कैसी है। जब गति बदलती है तो क्या होता है? हमारे हम पर वो प्रभाव पड़ता है। बेशक हमें जाने हम उसको या ना जाने, लेकिन उसका प्रभाव हमारे ऊपर मानसिक, शारीरिक
और आत्मिक, तीनों रूपों में पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव जल्दी जल्दी दिखने वाला और त्वरित दिखने वाला प्रभाव, आप अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो चंद्रमा का ले सकते हैं। चंद्रमा जब आपके ट्रांजिट से गुजरता है, किसी दिन आपने, अगर आप एक्सपीरियंस करें, आप रिमाइंड करें, तो किसी दिन आपने देखा होगा कि आपका, जब आप सो के उठते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है, अभी तक ना कोई टेंशन याद आई है, ना ही कोई खुश उत्साह याद आया है, लेकिन किसी दिन उठते ही क्या होता है, बहुत फ्रेश, उत्साहित से उठते हैं, बड़ा खुश फील करते हैं। और किसी दिन अपने आप ही पता नहीं क्यों डिप्रेस्ड सा फील करते हैं, कोई रीजन नहीं मालूम क्या कारण है, क्यों है, लेकिन उदासी, ये, तो ये क्या है, आप अपना, अब तो आप होने वाले ज्योतिष हैं, आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप उसको देखिए, आप चंद्रमा का ट्रांजिट देखिए उस दिन का, तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि ये प्रभाव उसका है। हर दिन ट्रांजिट बदलता है और हर दिन आप उस प्रभाव को खुद के ऊपर नोट कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन क्या है कि जो ग्रहों की गति, उनके भ्रमण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वह जो ज्योतिष शास्त्र है। आगे ये भी कहा गया है कि ग्रहों के आकार एवं प्रभाव को ध्यान में रखकर व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के लिए भूतकाल में घटित घटनाओं एवं भविष्य में होने वाली घटनाओं की खोज और उसका विश्लेषण करने का दर्शन या तर्कशास्त्र है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि जो, अब है तो फिर वही ग्रहों का आकार, ठीक है, उनका प्रभाव, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीवात्मा पर ही प्रभाव पड़ रहा है, संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। और उसका असर कैसा पड़ता है, भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं, अगर हम देखें, कहीं पे भूकंप आया है, कहीं ज्वालामुखी फट गया, या अभी हम लेटेस्ट देखें, कोरोना क्यों बढ़ा, लगाइए अपना ज्योतिष, आपको एक एक रीजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आने वाली घटनाओं का आकलन भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। कितने कितने जो ज्योतिषी हैं, वो 500 साल पहले से बता के गए थे कि कोरोना आने वाला है। यहाँ तक कि हमारे रामायण, वाल्मीकि रामायण में भी मेंशन्ड था कि ऐसा कुछ जो पेंडेमिक, इस तरह का जो ये है बीमारी, इस तरह की कोई आने वाली है। ठीक है, तो उनको कैसे पता चला, कोई उनको आकाशवाणी नहीं हुई थी, यही था, उन्होंने जब ग्रहों की गति, उनके भ्रमण का आकलन किया, अध्ययन किया, तब उन्होंने ये चीजें बताई जो कि आज भी बिल्कुल सटीक बैठी हैं। तो जो उस प्रभाव को, भूतकाल में घटित घटनाएं और भविष्य में होने वाली घटनाओं को का दर्शन, उस उन घटनाओं की फिलोसफी या तर्क शास्त्र है, वह ज्योतिष शास्त्र है। आगे हम चलें तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में यह भी कहा गया है कि यह वह विज्ञान है जिसमें ग्रहों के नियमित रूप से बदलते रहने, व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के भाग्य एवं दुर्भाग्य, जल प्रलय, भूकंप, प्लेग, ज्वालामुखी, पर्वत, महामारी, ये सभी सांसारिक मामलों की भविष्यवाणी की जाती है या की जा सकती है। मुंडेन ज्योतिषी, आगे आप जब आगे क्लासेस में आएंगे तो आप पढ़ेंगे वो, उसको ये भी क्या है, उन्हीं ग्रहों की गति और उसका पड़ने वाला प्रभाव ही है, ये सारी जो घटनाएं होती हैं हमारी पृथ्वी पर या पूरे कॉस्मोस में, उन्हीं ग्रहों का ये प्रभाव है। संस्कृत में इसे होरा शास्त्र भी कहते हैं। होरा शास्त्र आपने सुना होगा ना। तो होरा शास्त्र का अर्थ है ये वह विज्ञान जो समय के बारे में, अब मेन चीज क्या है,
हमने ग्रहों की गति से ये तो आकलन कर लिया कि भविष्य में भूकंप आने वाला है, लेकिन हम ये कब पता लगाएंगे कि कब आने वाला है? सही समय कैसे हम पता लगाएंगे? तो ये हम गणित के माध्यम से कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दशाएं हैं, गोचर है, ट्रांजिट है, सारा जब हम एक एक चीज को जब हम पढ़ेंगे तो हमको एक एक घटना के बारे में जानकारी मिलती चली जाएगी। और वो घटनाएं कुछ भी एजम्पशन नहीं है, गैस नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअल में कई बार गड़बड़ कहाँ होती है, क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ज्योतिष तो एक एस्टिमेटेड टाइम बताता है या एस्टिमेटेड होने वाली एस्टिमेशन बताता है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिष बहुत सटीक जानकारी देता है, लेकिन डिपेंड कहाँ करता, गलतियां कहाँ होती हैं? जब अध्ययन की कमी हो, कैलकुलेशंस की कमी हो, तब। किसी की जन्म कुंडली हमारे पास है और हम पूरे अध्ययन से अगर उस चीज को बताते हैं तो वो घटना होती है। कमी कहाँ होती है? या तो उसका जन्म कुंडली गलत है, जो डिटेल्स हमें बताए गए हैं वो सही नहीं है, या फिर हमारे अध्ययन में कमी, हमारे शास्त्रों में कोई कमी नहीं, ठीक है। हमारे अध्ययन में, हम बिना अध्ययन के अगर हम कुछ भविष्यवाणी करेंगे तो फिर हम उसको एजम्पशन ही कहते हैं। तो ये होरा शास्त्र है जिसके डॉक्टर बीवी रमन के अनुसार इसे ज्योतिष इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्र ज्योति अर्थात प्रकाश के ज्ञान के बारे में है। ज्योति मतलब प्रकाश और शास्त्र मतलब ज्ञान, मतलब। और सबसे ज्यादा प्रकाश हमें किससे मिलता है? कौन है जो हमें प्रकाश करता है और जिसके कारण लाइफ है, जिसके कारण जिंदगी जो है वो एग्जिस्ट करती है? सूर्य है। सूर्य देवता नहीं होंगे तो क्या लाइफ पॉसिबल है? अभी पिछला 1 महीना सूर्य देवता ने नाराजगी दिखाई, लाइट डगमगा गई। तो इसीलिए सूर्य देवता को सबसे मेन किंग कहा जाता है, ग्रहों में राजा कहा जाता है। वही है एनर्जी गिवर। हर ग्रह को उन्हीं से मिल रही है एनर्जी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो डेफिनेशंस हैं अपने आप में बिल्कुल सही हैं, लेकिन डॉक्टर रमन ने बिल्कुल और सटीक जो डेफिनेशन है वो दी है। ज्योतिष शास्त्र काल, दूरी और वस्तुओं को एक साथ मिलाकर देश, काल तथा पात्र को ध्यान में रखते हुए निश्चित नियम बनाता है। क्या है ज्योतिष शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? देश, काल, पात्र को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। हम अगर हमारा ज्योतिष शास्त्र, अगर हम राशि या लगन देखें तो हमको आइडिया लग जाता है कि एक पर्सन है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, पर्सनालिटी है, कैसी होगी। लेकिन यहाँ भी देश काल पात्र देखना पड़ता है ना। हम कहते हैं कि अगर शनि प्रधान व्यक्ति है, लंबा होगा, लेकिन अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज के किसी पर्सन के बारे में बताएं तो क्या सभी लंबे होंगे? वहां तो एवरेज हाइट ही उतनी है। तो हमें कोई भी जब हम चीज देखते हैं तो हमें देश, काल, पात्र देखना पड़ता है। उसी को ध्यान में रख के जब हम भविष्यवाणी ज्योतिष शास्त्र की करते हैं तो तभी वो सटीक हो सकती है। तो इन जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी उनसे ये स्पष्ट होता है कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? ये एक दैवीय ज्ञान है, ठीक है। जो आकाश में ग्रहों की स्थिति बदलते रहने से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्थिति पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह स्पष्ट करता है। विज्ञान तो है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक निर्जीव विज्ञान नहीं है। क्या है? दैवीय विज्ञान है। और ये ग्रहों की स्थिति बदलने से हमारे शरीर पर विज्ञान क्या करता है?
शरीर पर असर करता है, लेकिन आत्मा से उसका डायरेक्ट कोई इतना रिलेशन नहीं है। लेकिन ज्योतिष का क्या है, रिलेशन सीधे आत्मा से है, क्योंकि ये दैवीय ज्ञान है। तो यह स्पष्ट करता है, यह परिवर्तन मनुष्यों, जानवर तथा प्राणहीन वस्तुओं पर भी उतना ही होता है। ये जो प्रभाव है सिर्फ मनुष्यों पर नहीं है, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है उस पर सभी पे प्रभाव पड़ता है। उनकी जैसी प्रकृति है वैसा ही प्रभाव होगा। और ये जो ज्ञान है हमको कहाँ से मिला है, हमारे पूर्वजों की विद्वत्ता से, उनकी बुद्धिमता से, उनके ज्ञान से, जो उन्होंने बहुत साधना करके ज्ञान अर्जित किया, उससे हमको इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो हम ब्रीफ संक्षेप में ये कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वह खगोल विद्या है जो सभी जीवों एवं प्राणहीन वस्तुओं, चाहे वो जड़ है या चेतन है, पर लागू करके सांसारिक एवं शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिए यथासंभव मार्गदर्शन एवं सहायता करती है। वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाइए, वहां पे ज्योतिष शास्त्र या एस्ट्रोलॉजी क्या है, वहां पे सांसारिक सुखों को प्राप्त करने का जरिया है ज्योतिष शास्त्र। लेकिन हमारे यहाँ पर दैवीय विज्ञान है, हम सांसारिक सुख से ज्यादा वेटेज देते हैं आत्मिक सुख को। मोक्ष की प्राप्ति का साधन है आत्मिक सुख, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र हमारे लिए सिर्फ सांसारिक सुखों की, आज आज का जो जातक है, आज की जनरेशन में अगर आपके पास कोई आते हैं जातक चार्ट दिखाने आते हैं, उनके कॉमन से बड़े क्वेश्चन होते हैं, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, पढ़ाई कैसी होगी, और आगे अगर मैरिज हो गई है तो इशू कैसा होगा, बच्चे का भविष्य, ये कमाएगा कि नहीं कमाएगा। यही क्वेश्चंस होते हैं। हम भी वो वेस्टर्न होते जा रहे हैं, सिर्फ सांसारिक सुखों तक ही हमने इस विद्या को सीमित कर लिया है। आपके पास देखना कितने आते हैं, 100 में से 1 या 2 भी ऐसे नहीं आएंगे जो कहें कि मुझे इस संसार से लेना देना नहीं है, मुझे ये बताइए मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पर्सन आज आज के टाइम में कोई ऐसा क्वेश्चन करने आता है। आज सिर्फ यही आते हैं, और नेक्स्ट क्या होगा, मेरी हेल्थ कैसी होगी, मेरा शरीर कैसा रहेगा, मुझे ये सांसारिक सुख, पैसा, शादी, नौकरी मिलेगा, इसके बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। कब तक की जिंदगी का पूछेंगे, ये जिंदगी मेरी खत्म होगी तब तक का बता दो, आगे की तो देखी जाएगी, क्या पता कौन सा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसने देखा। तो मोक्ष की प्राप्ति की कामना करने वाले नहीं आएंगे, सिर्फ सांसारिक सुखों की कामना करना ही आजकल ज्योतिष अप्लाई करने का साधन रह गया है। लेकिन ज्योतिष का लक्ष्य क्या है, आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्त करना। लक्ष्य ज्योतिष का है, ज्योतिष का लक्ष्य सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र के बारे में ये कहा गया है कि ज्योतिष के 3 विषय हैं, स्कंधत्रय अर्थात सिद्धांत, होरा एवं संहिता। अब ये क्या क्या है, ये हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सिद्धांत, इसमें सूर्यादि, भचक्र एवं नक्षत्र आदि की स्थिति निश्चित करने का तरीका बताया गया है। क्या इनकी स्थिति के सिद्धांत हैं, ये जो है वो बताए गए हैं। ठीक है।
और उनकी गति में कैसे कैसे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कभी हम कहते हैं कि सूर्य इस साइन से गुजर रहे हैं, चंद्रदेव इससे, शनिदेव वक्री हो गए हैं, या कैसी उनकी गति है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये हम सिद्धांत में पढ़ते हैं। और खगोल विद्या क्या है, यह भी हम सिद्धांत से पढ़ते हैं। इसके बारे में ये 5 सिद्धांत हैं: सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर पंचांग, जंत्री वगैरह बनाए जाते हैं। वो भी आपने देखा होगा, अलग अलग तरह के पंचांग होते हैं, उनके हिसाब से सूर्य सिद्धांत सूर्य की गति के ऊपर चलता है। ठीक है, चंद्र मंत्र है, सूर्य मंत्र है, ये सारे महीने जो हैं वो पंचांग वगैरह इन्हीं सिद्धांतों पर बनाए जाते हैं। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, ये आप खगोल शास्त्र में पढ़ेंगे, पंचांग वगैरह सब आपको उसी में पढ़ाया जाए। दूसरा क्या है इसका, होरा। आरंभ में होरा क्या था, यह शब्द था अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब है रात और दिन। अब इनमें से हम अ निकाल देते हैं और त्र निकाल देते हैं तो हो जाता है, रह जाता है होरा। और होरा का मतलब है समय की गणना। तो ज्योतिष में जो हम गणित पढ़ते हैं वो होरा शास्त्र का ही रूप है। अब जो जन्म कुंडली है हमारी, किस पे निर्भर करती है, हमारे जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, मनुष्य की कुंडली बनाते हैं, जो कि आप अभी गणित में बनानी सीख रहे हैं। और एक बार जब कुंडली बन जाती है तो हम उस मनुष्य के जीवन में आने वाली सारी घटनाओं की गणना करते हैं, उनके कैलकुलेशंस करते हैं, कब कौन सी दशा आएगी, कब गोचर उस पे गोचर होगा, और कब उसको ट्रांजिट प्रॉपर मिलेगा तो वो घटना घटित हो जाएगी उस व्यक्ति के जीवन में। तो ये हम इसी से पढ़ते हैं। बाकी चीजें भी हम उससे देखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उस कैसा होगा पर्सन, उसकी अपीयरेंस क्या होगी, फिजिकल अपीयरेंस दिखने में कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी लाइफ में योग कैसे होंगे, आगे वो कैसी जिंदगी जीने वाला होगा, कष्ट आने हैं तो कब होगा, यहाँ तक कि उसकी आयु कितनी होगी, ये सब भी हम उसकी जन्म कुंडली देख के बता सकते हैं। तो अब क्या है, इसकी अलग अलग और ब्रांचेस बन गई हैं, महिलाओं से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, काम जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, आपस के रिलेशन, समाज, व्यापार, सबकी अलग अलग शाखाएं बन गई। और भी शाखाएं हैं, प्रश्न शास्त्र इमीडिएटली आपको बता देगा आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में घटनाओं की भविष्यवाणी अनेक निर्देशक प्रणालियों के अनुसार कैसे कब कौन सी घटना होने वाली है, कैसे देखते हैं हम वैदिक ज्योतिष में, दशाओं से। दशाएं कौन कौन सी होती हैं, विंशोत्तरी है, अष्टोत्तरी है, योगिनी है, काल चक्र है, दशा प्रणाली है, ये सारी जो हैं वो घटनाओं की गणना करने में हमें सहायक होती हैं। तो वैसे 26 दशा प्रणाली हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पराशर ऋषि जो जिस मानते हैं वो है विंशोत्तरी दशा, उसी के आधार उसी को ज्यादा माना जाता है। तो भारत में क्या है, ताजिक प्रणाली भी है, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। ताजिक क्या है, भारत से घूम फिर के अरब कंट्रीज से आके उसमें और ज्ञान अर्जन होता गया, जुड़ता गया, और फाइनली फिर ताजिक शास्त्र बन के वो आ गया है। क्या, इसी का पार्ट है, कुछ नया नहीं है उसमें। तो तीसरा जो है वो है संहिता।
संहिता में क्या पढ़ते हैं हम? नक्षत्रों की स्थिति एवं उनमें होने वाले परिवर्तन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रहों की स्थिति, उसमें होने वाले परिवर्तन। संहिता क्या है? नक्षत्रों की स्थिति और उनमें होने वाले परिवर्तन, उनका मौसम, वस्तुओं की खेती, उपज, महामारी, आंधी, तूफान, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड सारा, सामाजिक परिवेश, ये ऋतुओं से संबंधित, ये सब जिसमें हम पढ़ते हैं, जो मुंडेन ज्योतिषी, मेदिनीय ज्योतिष जिसे कहा जाता है, वो हम संहिता में पढ़ते हैं। आगे आपके शायद P2 में या विशारद में ये आपको मुंडेन ज्योतिषी सब्जेक्ट जो है, वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे गणना की जाती है, कब वर्षा होगी, कब भूकंप आएगा, कब कोई महामारी आने वाली है, कब सामाजिक स्थितियां बदलेंगी, कब युद्ध के आसार हैं, कब शांति रहेगी, सारी चीजें जो हैं ये मुंडेन ज्योतिषी में, फसल कब कैसी होगी, तो ये सब कुछ मुंडेन ज्योतिष में गणना की जाती है। अब संहिता के और आगे पाठ हैं गणित। ठीक है, गणित ज्योतिष, जिसको खगोल विज्ञान भी कहा जाता है, इसमें भी नक्षत्रों की स्थिति और उनमें होने वाले जो है, अगेन ये ज्योतिष शास्त्र की फिर से 3 शाखाएं हैं। गणित ज्योतिष, जिसमें खगोल विज्ञान और नक्षत्रों की स्थिति और उनमें होने वाले परिवर्तन को पढ़ा जाता है। यदि ग्रहों के परिवर्तन का मनुष्य एवं संसार पर पड़ने वाले प्रभावों का हम भविष्यवाणी करने के प्रयोग में न लाएं, तो खगोल शास्त्र का मनुष्य जाति के लिए कोई उपयोग नहीं रह जाता। ठीक है, खगोल शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? इस कॉस्मोस के बारे में पढ़ते हैं ना। कॉस्मोस में क्या क्या है, कैसे वो कॉस्मोस में एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या उनकी गति है, सब। लेकिन खगोल शास्त्र को जब हम ज्योतिष के साथ जोड़ते हैं, तब वो हमारे मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। नहीं तो खगोल शास्त्र क्या है, खगोल विज्ञान का अदरवाइज क्या उपयोग है, जब तक उसके प्रभाव के बारे में हम ना पढ़ें। तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं कि खगोल का हमारे मानव जीवन पे असर है, उसका क्या परस्पर संबंध है, वो इस चीज को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे ऋषि थे, वो शास्त्रों में लिख के गए हैं, कितने सेंचुरीज पहले, शताब्दी पहले, और आज के उसमें वैज्ञानिक उन्हीं चीजों को इन्वेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो उन्होंने, उनके पास कोई भी ये नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, टूल्स नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, कितने सारे ग्रह थे जिनके नाम पहले से दे गए थे, और वो आज जो है इन्वेंट हो रहे हैं। दूसरा क्या आता है? संहिता मुंडेन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये वही है कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कौन सी घटना कब हो रही है, कब होगी। तो ज्योतिष शास्त्र ये भविष्यवाणियां धार्मिक आधार पर करते हैं। ठीक है, आज का विज्ञान जो है वो वेदर फोरकास्ट के रूप में करता है। अगर आप पंचांग उठा के देखें तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको जो वेदर फोरकास्ट वाले बताते हैं, वो पंचांग में सब लिखी होती है। पंचांग में सब कुछ पहले से ही लिख दिया जाता है। तो वो पंचांग लिखने वाले जब साल का पंचांग लिखते हैं, वो मौसम विभाग से कोई कांटेक्ट नहीं करते हैं कि आप बताओ तो हम पंचांग लिख दें। अपनी गणनाएं करते हैं मुंडेन ज्योतिष शास्त्र की, उसके आधार पर एक एक चीज वो पंचांग में लिखते हैं। तीसरा जो है वो होरा है, सिद्धांत।
होरा जो है वो ज्योतिष शास्त्र की सबसे प्रसिद्ध शाखा है। प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि मेन व्यक्तियों के बारे में यही शास्त्र बताता है। उनका जीवन कैसा होगा, उनके जीवन में आने वाली घटनाएं कैसी होंगी, क्या उनके जीवन में घटित होने वाला है, कब उनका जीवन बदलने वाला है, कब उनका जीवन में उनको कंफर्ट्स मिलने वाले हैं, कब कुछ परेशानियां आने वाली हैं, ये सब हम पूरा शास्त्र की गणनाओं से पता लगा सकते हैं। अब ये तो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, स्कंदत्रय, स्थान्त, होरा, संहिता। इसके अलावा भी ज्योतिष शास्त्र में कुछ और भी विषय जो हैं वो जुड़ गए हैं, और वो है प्रश्न शास्त्र और शकुन। तो अब ये स्कंदत्रय के स्थान पर स्कंद पंच हो गया है। पहले 3 थे, स्कंद, सिद्धांत, संहिता, स्कंद, होरा, सिद्धांत या संहिता, और अब क्या है उसमें प्रश्न और शकुन भी है। तो इस तरह से ज्योतिष के अब 5 विषय हो गए हैं, 3 की जगह पे 5 हो गए हैं। अब शकुन, शकुन आपने पहले भी, हमारे जो घर के बुजुर्ग है ना वो कहते हैं ना, कौन से शकुन होते हैं? जब हम यात्रा पर जा रहे हैं, कोई पुजारी सामने से आ जाए, बहुत अच्छा शकुन है। घड़ा लेके कोई स्त्री आ जाए, अच्छा शकुन है। घर पे कौवा बोलता है, वो भी एक शकुन है। तो इस तरह के बहुत सारे शकुन हैं जो कि हमारे शास्त्रों में भी हैं, मेंशन्ड हैं कहीं कहीं, और जो कि माने जाते हैं। लेकिन इन शकुन का ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? तो इनको बस इसीलिए इनको ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं दिया गया है। जैसे कि मेंशन था, पुराने टाइम में भी शकुन पे को माना जाता था। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, शेक्सपियर ने धूमकेतु के आविर्भाव के बारे में अपने अंतर्ज्ञान से यह कहा है, जब किसी भिखारी की मृत्यु होती है तब कोई धूमकेतु आसमान में दिखाई नहीं देता है, पर जब किसी राजकुमारी की मृत्यु होती है तब स्वर्ग भी जलने लगता है। तो ये है शकुन, जिनका हमारी गणनाओं से रिलेशन, ज्यादा सीधा रिलेशन नहीं। दूसरा है प्रश्न शास्त्र, होरारी एस्ट्रोलॉजी। ये किस पे बेस्ड है? प्रश्न किए गए समय पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति ज्योतिषी से कोई प्रश्न पूछता है तो उस टाइम का राशि चक्र में हम एक चक्र बना लेते हैं, कुंडली बना लेते हैं, और उस चक्र के आधार पर ज्योतिषी जो है उसके प्रश्नों के उत्तर बना देता है। अब ये ज्यादा काम किसमें, एक तो आपको तुरंत किसी घटना के बारे में जानना है तो प्रश्न शास्त्र उसमें काम करता है, और दूसरा कब काम करता है, जब दूसरा काम कब करता है, अगर किसी का बर्थ टाइम नहीं है। ठीक है? मोस्टली पहले के टाइम में क्या था, लोगों के पास बर्थ डिटेल नहीं होते, डेट, टाइम वगैरह। ठीक है? तो उसमें क्या होता था, प्रश्न शास्त्र जो है वो बहुत काम आता था। या फिर कोई विशेष उत्तर जानना चाहते हैं तो भी प्रश्न शास्त्र बहुत काम आता है। साउथ वगैरह में और भी विधाएं चल रही हैं, जैसे कि अंकन शास्त्र है केरल में। उसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति से कहा जाता है वह अपने बॉडी के किसी पार्ट को छुए, या फिर किसी पर्टिकुलर फूल के माध्यम, फ्लावर के माध्यम से प्रश्न का उत्तर बता दिया जाता है। कुछ ज्योतिषी जो होते हैं वो दिए की लॉ से भी प्रश्न का आंसर करते हैं। हवा का रुख किस तरफ है, दिए की लौ किस तरफ जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको गणना करके उसकी आंसर करते हैं। तो शकुन और प्रश्न है,
उतने ही इनको ज्योतिष शास्त्र का अंग माना जा सकता है, जब सीधे तौर से या डायरेक्ट ये एनाटॉमिकल जो वो खगोल या ग्रहों से संबंधित हों। नक्षत्रों की गतिविधियों से जब तक इनका कोई संबंध रहता है, जब तक इनका ग्रहों की स्थिति से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, खगोलीय स्थिति से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको जो है वो ज्योतिष का डायरेक्ट सीधा कोई अंग नहीं मान सकते हैं। अब इसके अलावा ज्योतिष में और भी कुछ है जो हेल्प करते हैं, परोक्ष दर्शन तथा अंतर्ज्ञान, जिसको हम इंट्यूशन कह सकते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के कोई पार्ट नहीं है, हिस्से नहीं है, अंग नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोगों में ये गॉड गिफ्टेड भी होती है, एक्वायर्ड भी होती है, कि वो इंट्यूशन हो जाती है उनको, इतने उनमें इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, आत्मिक शक्ति होती है, आंतरिक बल होता है, कि वो दूर से ही घटना को बगैर देखे भी उसकी सत्यता को वो आकलन कर लेते हैं। वो मन में ही उनका विश्लेषण कर लेते हैं। इसका एकदम इमीडिएट पता लग जाता है, तत्काल पता चल जाता है। हालांकि इनको हम ज्योतिष शास्त्र का सटीक जो है वो अंग नहीं मान सकते, क्योंकि ये किसी गणनाओं पर आधारित नहीं है, ये किसी की आंतरिक शक्ति पे आधारित है। इसलिए इनको स्कंद पंच में भी शामिल नहीं किया गया है। तो ये था हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या है और हम ज्योतिष शास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें हम पढ़ेंगे मानव देह और 9 ग्रहों का संबंध। सूर्य देव हैं, यह प्राण तत्व के अधिष्ठाता हैं, हमारे जीवन में क्रिया शक्ति प्राण शक्ति के रूप में परिलक्षित होते हैं। क्या है हमारी जो शक्ति है, हम कहाँ से ले रहे हैं? सूर्य देव से ले रहे हैं ना। प्राण शक्ति जो है वो सूर्य से आ रही है। चंद्रमा, यह मन का अधिष्ठाता है। मन के कारक कौन है? चंद्रमा है। हमारी मानसिक स्थिति चंद्रमा के गति और भ्रमण पे डिपेंड करती है। यह चिंतन प्रक्रिया को प्रतिक्षण प्रभावित करते हैं। मंगल, यह इच्छा वासना काम से संबंधित हैं। बुध, मन की विविध क्षमताओं से सूक्ष्म रूप से जुड़ते हैं। गुरु क्या है? आध्यात्मिक शक्ति, संवेदना, भावना तथा श्रद्धा को प्रभावित करते हैं। शुक्र अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। शनि, यह प्रकृति के अधिष्ठाता है तथा पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रह है। इंद्रिय गम्य सभी पदार्थ इनके अंतर्गत आते हैं। अब ये हमारी 12 राशियां हैं, इनका क्या प्रभाव है ये हम देखते हैं। मेष, जानते ही हैं आप, अधिपति कौन है? मंगल। और शरीर के अभी हमने देखा किसके अधिष्ठाता हैं? मस्तिष्कीय क्रियाकलापों से संबंधित है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मेष राशि क्या है? सबसे पहली राशि है ना, और वो सिर को कारक है। वृष, अधिपति शुक्र, इनका संबंध शरीर के ग्रीवा कष्ट से है। मिथुन, अधिपति बुध, इनका संबंध छाती और पेट से है। कर्क, अधिपति चंद्रमा, इनका संबंध शरीर के पृष्ठभाग से है। सिंह, अधिपति सूर्य, इनका संबंध शरीर के हृदय, मेरुदंड तथा कोहनी से नीचे के भाग से है। कन्या, अधिपति बुध, इनका संबंध पेड़ू तथा जननांग से है। इसके अतिरिक्त हाथ,
आते तथा विसर्जन तंत्र से है। तुला अधिपति शुक्र, इनका संबंध शरीर के पिछले भाग तथा मूत्राशय तंत्र से है। वृश्चिक अधिपति मंगल, इनका संबंध पेड़ू तथा जननांग से है। धनु अधिपति गुरु, इनका संबंध जांग, नितंब तथा यकृत से है। मकर अधिपति शनि, इनका संबंध घुटनों तथा अस्थि संस्थान से है। कुंभ अधिपति शनि, इनका संबंध चर्म तथा टखनों से है। मीन अधिपति गुरु, इनका संबंध पैर तथा नाड़ी संस्थान से है। तो ये जो है चिकित्सा शास्त्र में आप पढ़ेंगे बाकी सारा, और आपकी जो फलित की एक पुस्तक आपको मिलेगी या मिल गई होगी, उसमें आप डिटेल में उनके शरीर में कौन से कारक तत्व हैं वो पराशर ऋषि के अनुसार वो पढ़ेंगे। तो ये जो है, बाकी ये लास्ट पेज है, इस पे कौन कौन सी पुस्तकें, ये आपको कौन कौन से शास्त्रों में ये सब मिलेगा, ये बहुत डिटेल में आपको मिलेगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का हमारा जो विषय था, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हम क्यों पढ़ें, ज्योतिष के क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने ज्योतिष को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से उनके फर्दर अंग हैं, ये आज हमने पढ़ा। तो आज मैं आपको पीडीएफ भेजने की भी कोशिश करती हूँ, आज शायद जाएगा, उस दिन मैंने भेजा था लेकिन नहीं हो पाया। और मीनवाइल तब तक आपके पास किताबें भी आ जाएंगी, तो इसको पढ़िए आप। तो और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सर्वे भवंतु करते हैं। ठीक है। हाँ जी, स्मृति जी कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं मैम। ठीक है, तो हम सर्वे भवंतु करते हैं। आप लोग भी अपना माइक अनम्यूट करिए और मेरे साथ साथ सर्वे भवंतु बोलिए। आप सभी से मेरी प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अपने माइक्स हैं उनको ऑन कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्भयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जय गणपति की। जय गणपति। मिलते हैं